पूरे देश के अंदर सवाल यही है कि कौन कहां से राज्यसभा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कपिल सिब्बल की। क्या कपिल सिब्बल होंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार? लेकिन कांग्रेस की जगह सपा ने बनाया उम्मीदवार। उधर कांग्रेस अपने दोनों सीनियर लीडर्स को भेजेगी राज्यसभा। गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम को राज्यसभा भेजेगी, जबकि तमिलनाडु से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं दोनों नेता। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कपिल सिब्बल को लेकर। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन सपा उनको भेज रही है। इसके पीछे के सियासी मायने क्या और क्या बड़े लीडर्स को लेकर विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि जो राज्यसभा में अच्छे से पैरवी कर सके वो पहुंचे। सपा की तरफ से उनका उम्मीदवार बनना ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि इसके अलावा दो लीडर और हैं, गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम, जिनको भी राज्यसभा जाना है। और तमिलनाडु से इन दोनों नेताओं को राज्यसभा भेजा जा सकता है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, और कमेटी बनाई है पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और टास्क फोर्स 2024। इन कमेटी का गठन किया गया है। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। उनके नाम आपको बताते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह को शामिल किया गया। जबकि टास्क फोर्स कमेटी के अंदर 8 सदस्य शामिल किए गए, और इनके नाम है पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सुनील को शामिल किया गया है। चिंतन शिविर के अंदर इस तरीके से सुझाव आए थे कि टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो कि 2024, 2023 या कहें कि इस चिंतन शिविर के बाद जहां भी चुनाव होंगे वहां अलग अलग तरीके से कार्य करे, और हर वक्त कांग्रेस का एक ऐसा विंग हो जो चुनावी मोड में हो। बाकायदा उनका गठन कर दिया गया है। कम से कम यह कहा जा सकता है कि चिंतन शिविर में जो मंथन निकला था उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए कागजी कार्रवाइयां शुरू हो गई। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पुराने दिग्गजों से किनारा और नई लीडरशिप को मौका दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पंजाब में नए प्रयोग कर रही है, नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। चरणजीत चन्नी और पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अब हाशिए पर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जेल में, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब कैप्टन सेतर या कहें कि अमरिंदर सिंह बराड़ को कांग्रेस में पंजाब में अध्यक्ष बनाया गया। अब भारत जोड़ो यात्रा समन्वय समिति में युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को जगह दी गई। और क्या कांग्रेस में यह बदलाव उस तरफ जहां कहा जा रहा था कि 40 से 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा, एक नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया जाएगा, उसी दिशा में क्या समन्वय समिति में युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को जगह दी गई? एक बार फिर से मुख्य धारा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह। एक समय ऐसा भी था जब दिग्विजय को कहा जाता था कांग्रेस का थिंक टैंक, और राहुल गांधी के गुरु के तौर पर भी उन्हें देखा जाता था। 10 जनपद के सबसे करीबी नेताओं में एक वक्त में दिग्गी राजा शुमार हुआ करते थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तब थोड़े अलग थलग पड़ गए थे दिग्विजय सिंह। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस में मुख्य धारा में दिग्गी राजा की एंट्री हो रही है। चिंतन शिविर के बाद बनी 3 कमेटियों में से 2 कमेटियों में दिग्विजय सिंह को जगह दी गई। ये 2 कमेटी कौन कौन सी है? पहली बेहद महत्वपूर्ण कमेटी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप, इसके अंदर दिग्विजय सिंह को जगह दी गई है। और दूसरी वो महत्वपूर्ण कमेटी या कहें कि वो एक यात्रा जिसके जरिए पूरे देश में कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश करेगी, कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज लगाती नजर आएगी, भारत को जोड़ने की बात करती नजर आएगी। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कमेटी बनी है उसमें भी दिग्विजय सिंह को जगह दी गई। सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस में पूरी तरह से खत्म हो गई है G21 की
नाराजगी। दरअसल चिंतन शिविर के बाद बनी प्रमुख कमेटियों में G21 के नेताओं को जगह दी गई है और प्रमुखता के साथ जगह दी गई। सबसे प्रमुख पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में G21 के 2 महत्वपूर्ण नेताओं को जगह दी गई। मसलन जिनके लिए कहा जा रहा था कि G21 को ये लीड कर रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, इन दोनों को जगह दी गई है। कमेटी में इनको शामिल किया गया। कमेटी में दोनों नेताओं को जगह मिलना इस बात का संकेत कि G21 ग्रुप की नाराजगी खत्म हो चुकी है। दूसरा, इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि इन नाराज नेताओं की नाराजगी को साधना होगा। इसके लिए इन्हें महत्वपूर्ण पद देने पड़ेंगे, इनको राज्यसभा भेजना पड़ेगा। ये 22 वर्षा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कहा जा सकता है कि कांग्रेस में G21 जैसी कोई ग्रुपिज्म अभी दिखाई नहीं दे रही। सांसद के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। सोमवार को बीजेपी छोड़कर तृणमूल में चले गए सांसद अर्जुन सिंह। शुभेंदु अधिकारी को सौंपा उत्तर 24 परगना जिले में बराकपुर का प्रभार। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को बंद कमरे में बैठक की और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, बंगाल में बीजेपी की सर प्रभारी अमित मालविया बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे रोकने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, ममता दीदी की सरकार बनी है, उसी वक्त से विधायकों का, सांसदों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तृणमूल की तरफ झुकाव, और इसको रोकना चाहती है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी उभरी है, अगले चुनाव से पहले जरूरी कि अपनी डैमेज को वो कंट्रोल कर सके। और अब बात करते हैं उस चेहरे की जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे गुजरात में, हार्दिक पटेल। जैसे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। हालांकि जो इस्तीफा दिया था उसमें भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। अब हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को आहत करती है, हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। हार्दिक ने गुजरात कांग्रेस के एक नेता के बयान पर भी सवाल उठा दिए। हालांकि हार्दिक पटेल ने नहीं लिया नेता का नाम। पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से भला क्या दुश्मनी है? हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। इन बयानों के जरिए क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में जाने का संकेत दे रहे हैं और क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं? हालांकि वो इससे पहले बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे वो इंस्पायर है, और जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसमें कांग्रेस की लीडरशिप पर खुलकर उन्होंने आरोप लगाए थे और कहे थे कि कांग्रेस के आला कमान इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि गुजरात में कांग्रेस को किस तरीके से खड़ा किया जाए। जब उनसे गुजरात को लेकर बातचीत होती है तो वो फोन में बिजी रहते हैं, और गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को फिक्र इस बात की ज्यादा होती है कि आला कमान को किस तरीके से चिकन सैंडविच खिलाया जाए, उनको परोसा जाए। और अब एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार हमला हार्दिक पटेल ने बोला, ये कहते हुए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी, और कांग्रेस को समस्या क्या हो रही है अगर श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आखिर कांग्रेस क्यों हिंदू धर्म की अपमान करती है और क्यों बार बार श्री राम को लेकर अनाप शनाप बयान देती है? पुणे में मनसे ने उठाया 2 प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण का मुद्दा। पुणे में थे 3 प्राचीन मंदिर, पुणेश्वर, नारायणेश्वर और नागेश्वर मंदिर। इनमें मुगल काल में तोड़ दिए गए पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर, इन मंदिरों की जगह बना दी गई मुस्लिमों की दरगाह। दोनों मंदिरों को फिर से
बनाने की मांग अब मन से कर रही है। केंद्र और पुरातत्व विभाग से मंदिरों की जमीन पर कब्जे की मांग की जा रही है और ये आप मानिए कि देश के अंदर ये लाइन बड़ी ही होती जा रही है। जो विवाद अयोध्या से शुरू हुआ वो काशी विश्वनाथ पहुंचा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद पहुंचा है, कुतुब मीनार पहुंचा है, आगरा की ताजमहल पहुंचा है, मथुरा पहुंचा है और अब मुंबई पहुंच गया है। वहां पर कहा जा रहा है कि जिन 3 मंदिरों को तोड़ा गया और जो पुणे के अंदर सबसे 3 प्राचीन मंदिर हुआ करते, पहला पुणेश्वर मंदिर, दूसरा नारायणेश्वर मंदिर और तीसरा नागेश्वर मंदिर। मनसे कह रहे हैं कि मुगल काल में पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर को तोड़ दिया गया और जिस तरीके से बाकी जगहों पर किया गया, यहां भी दरगाह बना दी। अब मनसे कह रहा है कि दोनों मंदिरों को फिर से वापस बनाया जाए। केंद्र और पुरातत्व विभाग से मंदिरों की जमीन पर कब्जे की मांग की जा रही है। राज्यसभा सदस्य बन सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस नेतृत्व कर रहा इस संभावना पर विचार। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में कांग्रेस को मिलने वाली है राज्यसभा की सीटें। एक सीट पर उम्मीदवार हो सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। 2024 में अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार वो हो सकती है। हालांकि हाईकमान की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं दी गई। यूपी के अंदर उनके नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा गया, लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अब माना जा रहा है कि उनकी पॉलिटिकली सॉफ्ट एंट्री कराई जा सकती है और वो बेहतर है राज्यसभा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल करियर को और आगे बढ़ाने के लिए उनकी पहले राज्यसभा में एंट्री कराई जा सकती है और फिर 2024 में लोकसभा के मैदान में उन्हें उतारा जा सकता है। और उसके लिए 2 सीटें जिन्हें आप गांधी परिवार के साथ जोड़कर देखते हैं। पहली अमेठी, हालांकि अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अमेठी से गांधी परिवार खुद का जुड़ाव हमेशा से महसूस करता है। और दूसरी सीट है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। वो बोल चुकी हैं कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी तो सीट खाली होगी। तो क्या प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? हालांकि हाईकमान की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है या कहें कि इस बारे में कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं की गई। कोई भी आधिकारिक सूचना इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई। अगर तो बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के ई अड्डा में प्रशांत किशोर से बातचीत की। अगले 20 से 30 सालों तक बीजेपी के इर्द गिर्द भारतीय राजनीति घूमने वाली है। आप बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं या विरोध। आने वाले दशकों तक बीजेपी ही रहेगी प्रमुख राजनीतिक ताकत। अगर हारी तो अपनी ही गलतियों से बीजेपी हारेगी। फिलहाल कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सीखने की जरूरत है, यानी कि पीके की भविष्यवाणी को अगर सही माने तो अगले 20 से 30 सालों तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। और अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं, बल्कि बीजेपी की ही गलतियां होंगी। और ये पीके ने कहा है इंडियन एक्सप्रेस के ई अड्डा में। वो कहते हैं कि 20 से 30 सालों तक बीजेपी के इर्द गिर्द ही भारतीय राजनीति घूमने वाली है। आम आदमी पार्टी या तो बीजेपी का समर्थन कर सकती है या विरोध करेगी। आने वाले दशकों तक बीजेपी ही प्रमुख राजनीतिक ताकत रहने वाली है। अगर हारी तो भी अपनी ही गलतियों से हारेगी। फिलहाल कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सीखने की जरूरत है। एक फिल्म के प्रदर्शन से पहले फिर विवाद पैदा करने का प्रयास। जल्दी प्रदर्शित होने वाली है अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुर्जर, इस पर विवाद शुरू हो गया है। गुर्जरों की मांग फिल्म में पृथ्वीराज को बताया जाए गुर्जर राजा और राजपूत मांग कर रहे हैं फिल्म का नाम होना चाहिए सम्राट पृथ्वीराज। 20 मई को अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए पृथ्वीराज के गुर्जर होने संबंधी प्रमाण। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को ना राजपूत बताया गया और ना ही गुर्जर। करणी सेना का दावा राजपूत राजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान।
और फर्स्ट इंडिया कहता है पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान की पहचान थे। वो जाति धर्म में नहीं बंधे थे, वो हिंदुस्तान का स्वाभिमान थे और उसको आज तक उनके जरिए पूरा हिंदुस्तान जीता है। दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद पहला विधानमंडल सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा सदस्यों की नारेबाजी। अभिभाषण के दौरान आसन के सामने पहुंचे कई सपा विधायक। सदन शुरू होते ही तख्तियां लेकर खड़े हो गए सपा विधायक। सपा विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ भी की नारेबाजी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। यूपी के 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन करेंगे मोदी। 3 जून को लखनऊ में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। 150 उद्योगपति इसमें हिस्सा लेंगे। कुमार मंगलम बिरला होंगे, गौतम अडानी होंगे, निरंजन हीरानंदानी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में शुरू होंगे 75,000 करोड़ के 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट। 5,500 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा। डिजिटल तरीके से भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह मुमकिन है कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो कि एक ही दिन एक ही साथ 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाए। एक और झटका लग सकता है, महंगाई रोकी जाएगी और जेब पर भार डाला जाएगा, क्योंकि महंगाई रोकने के लिए और दरें बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी बैठकों में होगा ब्याज दर बढ़ाने पर विचार। देश में मुद्रा प्रवाह को संतुलित करना चाहता है रिजर्व बैंक। आरबीआई की 6% सीमा को पार कर चुकी है मुद्रास्फीति। 4 मई को रिजर्व बैंक ने अचानक बढ़ाई थी रेपो रेट और सीआरआर। आने वाले दिनों में एक बार फिर से रिजर्व बैंक दरों को बढ़ा सकता है। उस वक्त 40 पॉइंट यानी कि 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। अगर अब इसमें और बढ़ोतरी होती है तो मानकर चलिए, चाहे आपकी होम लोन की ईएमआई हो, पर्सनल लोन की ईएमआई हो, कार लोन की ईएमआई हो, अगर वो फिक्स नहीं है तो फिर आपकी जेब पर भार पड़ेगा और वो ईएमआई बढ़ जाएगी।